सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज का मौजू है कि क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारी पार्लिमान यानी कानून साज असम्बली वो बजाय कानून साजी के क्या खुशामदियों का अखाड़ा बन चुकी है। इस हवाले से हमने ट्विटर और फेसबुक पर एक पोल का इनेकाद किया था। ट्विटर बता रहा है कि जी 27% लोग इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते, 73% लोगों का इत्तेफाक है। फेसबुक कहता है कि 68.7 लोग इसे ख्याल से मुत्तफिक हैं और 31.3% लोगों इस राय से इख्तिलाफ है। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब कैसर अहमद शेख साहब, ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से, माजरत तहरीक इंसाफ से मोहतरमा आयशा नवाज साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, और नासिर हुसैन शाह जूनियर यानी सैयद कुमैल हैदर शाह साहब आज ओपनिंग करेंगे या बोनी के फ़राइज़ अंजाम देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू करूं, खुशामदियों का अखाड़ा है या नहीं है, उमर अयूब साहब के बारे में गुफ्तगू करता चलूं। उमर अयूब साहब के एक बयान पर बड़ा हंगामा हुआ परसों ऐवान में। उमर अयूब साहब ने फरमाया कि एक सदर होते थे जो मिस्टर 10% मशहूर थे। आपको ये बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि उमर अयूब साहब में जो हिम्मत नहीं पैदा हुई उसे एक वक्त में, वो मैं कर लेता हूँ। वो बात कर रहे थे मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की। जी, ये आप कोई देसी दंगल या मलाखड़ा के मनाजिर नहीं देख रहे हैं, ये बाकायदा असम्बली है और ये सारे लोग सिक्काबंद MNAs हैं। अच्छा, बात अगर हालात और वाक़यात की रोशनी में या अखबारात और जराइद की या बैनुल-अक़वामी अखबारात और जराइद की रोशनी में अगर हम कहें तो ये बात तो खैर सब ने छापी, मैं सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा लुत्फ़ लेने वाली बात ये थी कि ये ताना देने वाले वो था जिसके दादा ने यहाँ जमहूरियत का गला दबा करके और आमरीत की दागबेल डाली। खुद मोहतरम जनाब उमर अयूब साहब, अल्लाह इनकी सियासत को नजर बद से बचाए, पाकिस्तान की तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में झूला झूल के वजीर बन चुके हैं। और वो जो एक चौथी जमात अगले इलेक्शन से पहले इख्तिदार में आने वाली है या मारिज़ वजूद में आने वाली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर चाहा और उमर अयूब साहब का दिल चाहा तो ये उसके भी इंशाअल्लाह ताला वजीर ही निकलेंगे। ये इतने ज़बरदस्त किस्म के सियासतदान हैं और ये अकेले ही नहीं, माशाअल्लाह इस सफ़ में और बहुत सारे लोग भी हैं। इनकी इस बात पर जाहिर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतराज़ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग इस मुलाखड़े में अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए। इसके बाद एक और खबर हमें बता रही है कि बिलावल भुट्टो साहब ने इमरान खान साहब को फरमाया छोटा आदमी। मुताद्दिद मरतबा उन्होंने इमरान खान साहब को फरमाया छोटा आदमी, छोटा आदमी। जब छोटे छोटे आदमी की गर्दान पर असद कैसर साहब ने असम्बली रूल्स निकाले और उन्हें पढ़कर सुनाया, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्हें उन रूल्स का पता नहीं था। चलिए, ये बात फिर भी काबिल हज़म है कि अगर आपको नहीं पता था और एक भंड हो गया तो आपने उस पर तलाफ़ी फरमाई किसी भी एक एतबार से। पार्लियामेंट में जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है या की जाती रही है, या हमारे सियासतदानों की जानिब लैंग्वेजेस माजी करीब में या माजी बईद में ही जो इस्तेमाल की जाती रही हैं, वो किसी से मख्फी नहीं है। पार्लियामेंट पर साबका दौर में माशाल्लाह कोई था जिसने लानत भी भेजी, पार्लियामेंट को किसी ने कुछ और भी कहा। आज पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस उन्हीं रिवायात को अगर जिंदा रखते हुए एक दूसरे को इखलाकनी अगर एक आध चपत लगा देते हैं या एक दूसरे के लीडरान के लिए कोई गलत जुमले इस्तेमाल कर देते हैं या अपनी हुब्बुल वतनी का नहीं बल्कि अपनी खुशामद का और अपनी चापलूसी का सबूत देने के लिए थोड़ा बहुत मिदहत के लिए आकर के और थोड़ी सी फाइटिंग कर लेते हैं, तो क्या इसमें कोई कबाहत है? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, एक छोटी सी न्यूज़ रिपोर्ट हमने बनाई है, ज़रा उसे देखिए फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अच्छा, एक मौसूफ का जिक्र करना भूल गया,
गलतियां माफ़ होती हैं। बिलावल साहब ने भी माफ़ी मांगी ली है। मेरा ख्याल है मुराद द ग्रेट सईद ये आते हैं और आकर के जो है वो इस बहस में अपना हिस्सा डालते हैं। हर मर्तबा मैं यही देखता हूँ और बस फरमाते हैं कि हम आंखों में आंखें डाल करके बात कर सकते हैं। बिलावल मुराद सईद साहब 10 रुपए की शर्त लगाता हूँ, मेरे प्रोग्राम में आइए एक सेगमेंट के लिए 20 मिनट में अगर 10 मरतबा नॉकआउट ना किया तो मैं अपना नाम बदल लूंगा और जहन में रहे कि मैं शहबाज शरीफ नहीं हूं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं टेढ़ी तिरछी टोपी लगा करके तिरछी टोपी वाले नहीं गाता। मैं लंदन की सड़कों पे यहां से बीमारी का ड्रामा करके और डांस करता हुआ नजर नहीं आता। मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी हूं, मैं सिद्दीकी हूं हुजूर वाला। मेरे शो में आइए, फिर मैं बताता हूं कि आप किसकी आंखों में आंखें डाल करके और कैसे बात करते हैं। दूसरी बात, मुराद सईद साहब ने फरमाया कि हमारे अरकान उनकी तरह हराम की कमाई पर नहीं बल्कि मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं। हो सकता है ऐसा हो। पीपल्स पार्टी से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। मैं वीक के 4 दिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के साथ जो करता हूं, मेरा ख्याल है वो रिकॉर्ड पर है। ताहम मजे की बात यह है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि हराम की कमाई पर नहीं या हलाल की कमाई पर नहीं, मैं जाता नहीं इस मामले में। आप अगर जहांगीर तरीन साहब से वाकिफ हैं, मेरा ख्याल है कि वाकिफ तो जरूर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किस बुनियाद पर, क्या आर्टिकल 62-63 की जो है वो पासदारी पर उनको नाअहल किया था? क्या उन्हें इमाम काबा से रिश्तेदारी पर उनको नाअहल किया गया था? क्या वो जो गरीबों को खाना खिलाते हैं इस एक बात पर उनको नाअहल किया गया था? आप तो अभी पैदा हुए हैं हुजूर वाला, सियासत के मैदान में इतनी बड़ी बड़ी बातें। थोड़ा सा जरा मेरा ख्याल है कि आप ब्रेक पर पांव रखना भूल गए थे। इससे पहले कि मैं कुछ और बुकराती भगारूं, मेरे ख्याल है मैं अपने मेहमानों तक चला जाऊं। मेरे साथ मैंने जैसे कि बताया था आयशा नवाज साहिबा, कैसर मशीख साहब, सैयद कुमैल हैदर शाह साहब मौजूद हैं। सबसे पहले हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तहरीक इंसाफ का वर्जन लेने के लिए मोहतरमा आयशा नवाज के पास जाऊंगा। मैडम कैसी हैं आप? खैरियत से जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। मैडम खुशगवार हैरत का सामना हुआ है कि मतलब इतना सख्त इंट्रो सुनने के बाद पीटीआई का कोई रिप्रेजेंटेटिव मुस्कुरा करके, और खैर अल्लाह नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला आपकी ये खुश मिजाजी को बरकरार रखे। मैडम ये पूछने की जिसारत चाहता हूँ, ये अपने सियासी, जैसे कि इंट्रो में मैंने नहीं बल्कि हमारी रिपोर्ट में बताया गया कि अपने सियासी आकाओं की मिदत में तमाम हम जो हैं वो ज़मीन आसमान के कुलाबे न सिर्फ मिला देते हैं बल्कि उन्हें रूए ज़मीन का आखिरी नेकोकार तक बताने के लिए हम मलाखड़े और दंगल का इनेकाद भी असम्बली में इखलाकन कर ही डालते हैं। अगर इतनी ही जज्बातियत अपने मिशन से होती, अगर इतनी ही जज्बातियत अवाम के मसाइल से हल करने में होती तो पाकिस्तान के सारे मसाइल या कमोबेश काफ़ी सारे मसाइल हल ना हो गए होते। आपका वर्जन? देखिए, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, और बदतमीज़ी करना कभी भी मकसद नहीं होता। आपका हक है, आपने सख्त इंट्रो दिया, और मेरा हक है कि मैं आपको जवाब दे दूँ। तो इसके अंदर तो ना आपको बुरा मनाने की ज़रूरत है ना मुझे बुरा मनाने की ज़रूरत है। बट जहाँ तक बात है असेंबली के अंदर काम होने की, जो आपका आज का बेसिक गुफ्तगू का मौक़िफ़ है कि असेंबलियों में काम क्यों नहीं हो रहा। देखिए, सबसे पहले जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अपोजिशन का किरदार क्या होता है किसी भी पार्लियामेंट के अंदर। एक पार्लियामान जो है उसके अंदर ट्रेजरी बेंचेस होते हैं और अपोजिशन बेंचेस होते हैं। अपोजिशन बेंचेस का एक बड़ा अहम किरदार होता है उस हुकूमत के परफॉर्म करने में। अगर आज हमारे ऊपर उंगली उठाई जाती है और कहा जाता है कि हम काम सही नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर शायद एक वजह यह भी है दैट अपोजिशन क्या अपना किरदार अदा कर रही है। क्या वो लोग जो फॉर एग्जांपल, बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे स्टैंडिंग कमेटीज़ को अगर आप ले लें तो स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक ओवरसाइट का काम होता है। वो ओवरसाइट का काम, ये नून लीग वाले भी बैठे हुए हैं आपके साथ। क्या पंजाब के अंदर, पंजाब की एग्जांपल मैं आपको ज़्यादा तफसील में दे सकती हूँ कि पंजाब के अंदर इन्होंने बाइकआउट कर लिया है। अब बाइकआउट तो इन्होंने अपने लीडर के लिए करा है। जो आप बात करते हैं खुशामदियों का जो टोला जिसको आप कह रहे हैं, कि इन्होंने अपने खुशामदियों के चक्कर में, खुशामद के चक्कर में स्टैंडिंग कमेटीज़ का बाइकआउट कर लिया। बट द फैक्ट इज़
कि जब ये लोग स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसी भी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, और जब ये किसी लेजिस्लेशन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो जो ये वोट लेके आए हैं ये उन वोट्स को कैसे हलाल कर रहे हैं, ये कैसे अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इन्होंने सिर्फ एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए, अपने जो सो कॉल्ड एक खानदान के लीडर हैं उनके लिए इन्होंने अपने तमाम वोटर्स को डिसोन कर दिया है, और ये उसके चक्कर में 1-1.5 साल हो गया है और ये स्टैंडिंग कमेटीज़ का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। ये मेरी तो समझ से बाहर है। क्या ऑपोजिशन ने अपना किरदार अदा करने से और पीटीआई पे और मेरी हुकूमत पे ओवरसाइट करने से इनकार कर दिया है जस्ट बिकॉज कि वो अपने एक ख़ानदान को बचाने पे लगे हुए हैं। ये रिक्विजिशन करते हैं, अगर असेंबली का सेशन रिक्विजिशन करते हैं तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर मिल जाए। अगर पीएससी जनरल नॉलेज का सवाल अगर आप कहें तो मैं पूछता चलूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल नॉलेज का सवाल है, मेरा ख्याल है आप जवाब दे लेंगी। दिल पूछ। पाकिस्तान की कोई हुकूमत आपको याद है जिसमें एक वजीर जाकर के कभी किसी सहाफी को पकड़ के थप्पड़ मार देता है, कभी किसी सहाफी को जाके घूसा मार देता है? आपको सिर्फ लात ही चलाने रह गई है, कोई याद पड़ता है? जरा जहन पे जोर दीजिए। देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो है हमेशा से एक गड़बड़ होती रही है, और इसके अंदर प्रॉब्लम जो है वो हम सारे पार्लियामेंटेरियंस की है। हम सब जब एक लेवल से नीचे जाने को तैयार हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है, और ये आज नहीं हो रहा है, ये हमेशा से ही होता आ रहा है। हाँ, किसी वक्त कोई ज्यादा होता है, किसी वक्त कम होता है, डिपेंड आपका जवाब मिल गया मेरे मैडम। ख्याल में हम सब जब अपने लेवल से नीचे जाने पर राजी हो जाते हैं तभी होता है। इट मींस कि कोई अपने लेवल से नीचे चला गया था। गॉट योर आंसर। एक इंतहाई खुशगवार हैरत, और मैं ये वादा करता हूं कि आप मेरी पक्की गेस्ट हैं जब तक आप मुझसे ऑन एयर नाराज ना हो जाएं। थोड़ा सा तवक्कुफ आपसे इस्तदा है। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, आप वैसे नाराज करने में काफी माहिर हैं। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, हुजूर वाला, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप ठीक है? मैं तो सर बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर, जनरल नॉलेज की कुछ बातें आपसे भी पूछते ही चलूँ। ये बिलावल साहब ने कहा कि फजलुर रहमान और ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा हुकूमत का छोटापन होगा। अगर हुकूमत किसी को गिरफ्तार कर लेती है तो वो छोटापन है। अगर हुकूमत वजीर, चाहे वो कितनी सियासी जमातों में झूला झूल के आया हो, अगर वो किसी के बारे में कोई एक ख़ास जुमला कह देता है तो आसमान सर पे उठा लिया जाता है। हुजूर वाला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के ऊपर बड़ी बातें होती हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बंद कराने के लिए अपोजिशन में होने के बावजूद ऐवान में रह कर के काम करते हुए क्या हो जाता है? ज़रूरी है कि मतलब जब बिलावल साहब का जिक्र आए, जब आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र आए, जब भुट्टो साहब का जिक्र आए, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का जिक्र आए, तब इंसान का बीपी हाई हो, तब उसकी जो है वो जज्बा हुब्बुल वतनी या जज्बा ईमानी जो है वो फड़के। इससे पहले वो जो है वो लेक्सोटेनिल 3 mg खा करके सोती रहे। देखें जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा ही मौक़िफ़ और बड़ा ही वाज़ेह स्टांस है कि कभी भी, और ये बहुत बार ये हो चुका है, आपने ये देखा है कि अगर हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के हमारे कोई मेंबर्स हैं, अगर वो कभी बदतमीज़ी कर रहे हैं तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इमदाद पिताफ़ी साहब आपके सामने थे, जब उन्होंने कोई ऐसी बदतमीज़ी की थी या उनके मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया था तो उस पर एक्शन किया गया था, उनको नोटिस लिया गया था। अभी भी जो भी आपने पार्लियामेंट में हाल ही दिनों में जो हुआ है, आप देखें कादिर पटेल साहब ने अगर कुछ कहा है या उनसे कोई उन्होंने मायूब कोई बात की है तो उस पर पार्टी ने उनको नोटिस दिया है कि बिलो द बेल्ट आपको नहीं बोलना चाहिए, कोई भी बात बिलो द बेल्ट नहीं, एहतजाज किया जाए, एहतजाजी तकरीर की जाए। लेकिन हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वहाँ पे कुछ उल्टा है। अगर आप किसी के बारे में गलत कह दें, ज़ातियात पे हमला कर दें कोई, तो उनको बड़ा ही वाह किया जाता है, बब्बर शेर कहा जाता है। तो ये आपके सामने सर, आप मीडिया ही की वजह से जो सबसे ज़्यादा इनको पजीराई मिली, उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल है वो मीडिया का है। तो अभी आप लोग खुद ही फैसला करें कि अब ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक बात है, ये मुझे बताइए, उन्होंने कहा मिस्टर 10%। एक तो ये कि किसी के कह देने से कोई हो नहीं जाता, दूसरी बात बैन-अक़वामी जरायद ने, बैन-अक़वामी जो है वो चैनल्स ने ये चीज़ें चलाई भी थी, पाकिस्तानी मीडिया ने फिर वहाँ से उठा करके चलानी शुरू की, जिस पर इन साहब को कहने का मौका मिला। अच्छा, तारीख़ी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें, डैडी डैडी कह के सियासत तो शुरू की थी भुट्टो साहब ने। वो तस्वीरें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जिसमें भुट्टो साहब और वो पीछे खड़े हैं उनके, और सामने अयूब खान साहब मौजूद हैं। तो सर देखें, उसमें एक तारीख़ का हिस्सा है, और उस वक्त भी अयूब खान को उन्होंने दौरान हुकूमत छोड़ा था जब उन्होंने देखा कि ये पाकिस्तान के भले में नहीं हो रहा, पाकिस्तान के लिए नहीं हो रहा। ही वॉज अ फेडरल मिनिस्टर, और ये अगर
और उसके बाद वाहिद वो लीडर थे जिनको शहीद किया गया। वो फिर आपको सारी स्टोरी का पता है, जजों ने क्या कहा, उस जजमेंट पे क्या कहा गया। रही बात 10% की, सर आप जो बात कर रहे हैं, जो ये लोग जो कह रहे हैं या दूसरी बातें हो रही है, रेयाम खान ने किताब में क्या लिखा है, तो फिर हम वो सब बातें मान लें जो इनके बारे में बाहर कहा जा रहा है, तो हम कोई मान ले? ये तो किताब में भी लिख सकता हूँ सर, आप भी लिख सकते हैं, कोई भी किसी के खिलाफ लिख दे। तो हाँ, ये तो मेरी किताब कुछ ज़्यादा ही सख्त होगी, थोड़ा सा तवक्कुल की तरह है। कैसर साहब, हुजूर वाला सर, बहुत माजरत, काफ़ी देर तक आपको जो है वो सीट बेल्ट बांधे रखना पड़ा। सर ये मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की थी, नवाज शरीफ को लेने के लिए जाना हज पर जाने से ज़्यादा जो है वो मुकद्दस काम उन्होंने करार दिया था। अपनी रोज़ी कुछ इतनी ज़्यादा वो हलाल करना चाह रहे थे उस एक वक्त में। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने 2 प्रोग्राम दागे थे उस एक मामले पर। हुजूर वाला, अगर आप इसका जवाब दें और तरदीद की जहमत ना उठा रखें तो बहस भी नहीं होगी, फिर मैं चुपचाप आगे बढ़ जाऊंगा। जी देखिए ना, आपने तो खुद ही आवाम के, क्योंकि हम नुमाइंदे होते हैं ना, आपने तो आवाम के पे और फेसबुक पे भी राय ले ली। तो आवाम की मेजॉरिटी का तो यही ख्याल है कि हम जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको रोल वो प्ले करना चाहिए, क्योंकि जो भी कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, उसमें जो इलेक्ट होता है वो अपनी हैसियत से भी इलेक्ट होता है और पार्टी के टिकट पे भी इलेक्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो रोल अभी तक रहा है ना पार्लियामेंट में, और ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेयारी जिसको रोल कहा जा सकता है। हमें तो चाहिए कि हम आवाम के मसाइल, उनकी बातों पे ज़्यादा अपने आर्गूमेंट दें और डिबेट करें उस पर। लेकिन यही हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, और मुझे कई बार मैंने जिक्र भी किया है कि मुझे इस पार्लियामेंट में बैठ के तकलीफ़ हो रही है। अब तो पिछले कुछ दिनों में ये बाद एक वाक़या हुआ, लेकिन पहले साल तो मैं समझता हूँ मुसलसल ये वाक़यात होते रहे। और हमें ख्याल करना है कि सारे लोग हमें देख रहे हैं, और जिस तरह का मुजाहरा हम कर रहे हैं किसी भी तरफ से हो, ये देखिए ना, शुरू किसने किया? पहले आप फिर वो कहेंगे कि भाई शायद मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए ना, पार्लियामेंट को ये लानत किसने भेजी, और जब भेजी गई तो उनका कोई मेंबर ने ये नहीं कहा कि ये गलत बात हुई है। पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजी गई, पूरी पार्लियामेंट पे। और जो कुछ होता रहा, जो हमला हुआ पीटीवी पे, और आपका ये अभी सैयद साहब ने सही बात की कि मीडिया ने इसको शह दी। मीडिया जो है वो अप्रिशिएट कर, अगर देखिए आप हमें क्रिटिसाइज़ करें जितना मर्जी करें, लेकिन कम अज़ कम ये भी तो सोचें कि उस वक्त मीडिया जब ये कह रहे थे कि टीटी के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए पेमेंट भेजें, जल्सों में कह रहे थे, और जब पीटीवी पे हमला हो रहा था और जब पार्लियामेंट को लानत भेजी जा रही थी, तो उस वक्त उसकी तनकीद किधर हुई है, कितनी हुई है? मैं महसूस करता हूँ, मैं आपके बिहाफ पे मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि हमारा ये म्यार नहीं होना चाहिए जो हम म्यार पेश कर रहे हैं, और लोग हमारे। सर आपने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उसकी तरदीद बिल्कुल नहीं करूंगा। मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था, लेकिन आपको भी पता है कि ये सब काम फी सबीलिल्लाह नहीं हो रहा था। सर आपको भी पता है कि ये मफादात की जंग थी। दूसरी बात, लेकिन चूंकि मैं होशियार आदमी हूं तो ये FIR में आप ही की साबका हुकूमत के गले में डाल देता हूं। सर आपके होते हुए एक साबिक एंकर रोज रात को 8 बजे बैठ करके नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी करवा रहा होता था, हुकूमत को रवाना भी करवा रहा होता था, और नवाज शरीफ साहब को सिरी पाए खींचने से ज्यादा फुर्सत ही नहीं थी। सर वजीर आजम पॉपकॉर्न खाने के लिए नहीं बनाया था उनको, आप लोगों को वजीर इसलिए नहीं बनाया था। मेरे उस वक्त जो मैंने झेला, में ऑन एयर बता देता हूं, उस वक्त जैसे आज PTI का हाल है, उस वक्त नून लीग का हाल यह था कि जैसे ही मेरी टीम टेलीफोन करती थी वहां हिजरत शुरू हो जाती थी। किसी की नानी की तबीयत खराब हो जाती थी, कोई वेंटिलेटर पर चले जाता था, और कोई ये कहता था कि हम इसके प्रोग्राम में नहीं आएंगे क्योंकि इसके सवालात बड़े सख्त होते हैं। हुजूर वाला आपने जो कहा वो जुज़वी सच था, उम्मीद है कि पूरे सच का आप बुरा नहीं मनाएंगे। यहां ब्रेक पर पांव रखने की इस्तदा करते हुए तमाम मौजूद मेहमानों से मैं ब्रेक पर जाना ही चाहूंगा। एक लफ्ज़ कुछ कह दिया तो फिर मेरी बुकराती का मतलब ही कुछ नहीं है। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं। नाज़रीन यह वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम आयशा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है। फरमा रहे हैं कि मीडिया के साथ मेरा 40 साल का ताल्लुक़ है। मुशर्रफ को दर हकीकत मैंने मशवरा दिया था कि टीवी चैनल्स खोलें, और टीवी चैनल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मैंने उठाया। 1.5 साल में मुझ पर ज़ाती नौइयत के हमले किए गए। किस जमहूरी मुल्क में वज़ीर आज़म को इस तरह निशाना बनाया जाता है?
अच्छा, 1.5-2 प्रोग्राम तो इखलाकन में इसी बयान पे कर सकता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा इख्तिसार के साथ अपने सवाल को आपके सामने पेश करूं। टीवी चैनल्स खोलें और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया, उसके बाद टीवी चैनल्स के साथ जो फुटबॉल खेली है सर मैडम, ये तो अलमान अल हफीज़ वाली सिचुएशन है। दूसरा सवाल, 1.5 साल में मुझ पर ज़ाती नौइयत के हमले किए गए। मैं अगर खान साहब के बयानात ही चलाना शुरू कर दूं, वो तबर्रे जो उन्होंने कंटेनर पर चढ़ करके किए, जो उन्होंने असम्बली में बैठ करके किए, उस वक्त वज़ीर आज़म के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मैडम आप पूछ रहे हैं किस जमहूरी मुल्क में वज़ीर आज़म को इस तरह से किया जाता है? आज आपको तमन्ना है कि जब आप आए असम्बली में तो सब सलाम साहब कह के खड़े हो जाएं, आपने अंधी लगाई हुई है। ऐसा तो नहीं होता। जब आपने लोगों को रिस्पेक्ट नहीं दी, जब आपने उनको माले गनीमत समझा, जब आप हलाकू खान या हंटर वाली की तरह उन पर टूट पड़े थे, तो उसके बाद फिर उन्होंने भी तो कुछ करना है ना। मैडम क्या कहेंगी? देखिए, आई एम सो सॉरी, मुझे एक तो इस बयान के बारे में मालूम नहीं है, मैंने ये सुना नहीं है पूरा कंप्लीट, तो मैं इसके ऊपर एग्जैक्टली जवाब नहीं दे सकती हूँ। पर जो बात मैं कहना चाहूँगी दैट इज़ कि मुशर्रफ साहब के दौर के बाद जब टेलीविज़न को जो आज़ादी मिली, मीडिया को जो आज़ादी मिली, इसका सबसे बड़ा गेन, मुझे नहीं पता खान साहब ने कितना गेन किया है, बट आई थिंक एज़ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हम लोगों ने एज़ नेशन इसका गेन किया है। हम लोग एक ज़्यादा अवेयर कौम हैं। हम लोग आज अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल कर सकते हैं। आज के प्राइम मिनिस्टर को इसीलिए अकाउंटेबल कर सकते हैं बिकॉज एज अवाम सबसे ज्यादा गेन आपने किया है, कहां कर सकते हैं? नोटिस आ जाता है। सो मेरे ख्याल में और दूसरी बात आप कह रही हैं कि वैसे कौम हमने किया है। मैडम थोड़ा सा, मैडम एक जुज़वी इख्तिलाफ करता हुआ चलूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, मैं सुनूंगा। आपने कहा कि बहसियत कौम हमने इससे गेन किया है। आपकी आवाज, मेरी आवाज तो कब्र में लेटे मुर्दे तक जाती है मैडम, अब तक क्यों नहीं आ रही? अब सुनिए, अब आ रही है? हाँ, ये बात हुई ना। अब आ रही है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि बेसिक कौम हमने गेन किया है। मुझे तो लगता है कि 3-4 नामों ने गेन किया है। मतलब क्या नाम है वो, गंडापुर, अली अमीन गंडापुर किसी हुकूमत में वजीर हो सकते थे, जिस तरह से अमीर मुकाम किसी हुकूमत में वजीर नहीं हो सकते थे। गेन तो करने वाले सियासतदान ही है, और पीटीआई ने ही गेन किया है। खान साहब वजीर आजम बन गए, मतलब गजब खुदा का। आप खुद ही कुछ कह दीजिए। नहीं, देखिए खान साहब का ये बयान अपनी जगह पे है, बट मेरे ख्याल में इस बात से आपके पास आज नौकरी इसलिए है क्योंकि ये हुआ था। आप जैसे नो मैम, अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग, अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग अगेन। मेरे सामने नौकरी, मेरे पास ये नौकरी इस वजह से है क्योंकि मैं शुरू से क्रैक हूं, मेरा एक स्क्रू ढीला है। दूसरी वजह ये चैनल को आजादी ना मिलती तो एक पीटीवी नहीं मैम, नहीं मैम, मैं कॉर्पोरेट एंटिटी छोड़ करके और एक अच्छा पैकेज छोड़ करके 15,000 रुपए माहवार पर इस मीडिया एंटिटी में नौकरी करने के लिए आया था, क्योंकि मुझे जहनी तवाज़ुन मेरा, मैंने बताया, सही नहीं है। मुझे कुछ करना था अपने तौर पर, मुझे उन लोगों को अकाउंटेबल करना था जिनका इस्तेहकाक एक सवाल से मजरू हो जाता है। तो मेरी तो बात छोड़ ही दीजिए। तो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रही हूं। आप अकाउंटेबल लोगों को इसलिए होल्ड कर पा रहे हैं बिकॉज जो ये एक फैसला हुआ जिसके अंदर मीडिया को आज़ादी मिली। क्या उस आज़ादी से पहले आप मीडिया पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, हुकूमत को इस अंदाज में अकाउंटेबल कर सकते थे जिस अंदाज में आप आज कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में अगर नेट गेन के लिए सबसे ज़्यादा मैंने किसी का गेन निकालना है तो वो पाकिस्तान की कौम है, जो आज इसलिए करप्शन के खिलाफ खड़ी है, जो आज इसलिए अपने पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल होल्ड कर रही है, जो आज इसलिए आज के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर सकती है बिकॉज उनको ये आज़ादी मिली है जो कि उनका हक था। नहीं, बहरहाल जुज़वी इख्तिलाफ की गुंजाइश निकालते हुए मैं यहाँ कुमैल हैदर शाह साहब के पास जाऊँगा। शाह साहब, मुराद सही साहब कह रहे हैं कि हम मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, हो सकता है ऐसा ही हो। फरमा रहे हैं कि हादसाती चेयरमैन बनने वाला हमें सियासत सिखाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद पाक, अगर मैं गलत कोट नहीं कर रहा, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, ये मत देखो कौन कह रहा है, देखो क्या कह रहा है। अगर बात में थोड़ा सा दम है तो मेरा ख्याल है कि इसको जायज़ा ले लेना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं कि ये असम्बली में अब्बू बचाओ तहरीक लेकर के आ जाते हैं। अच्छा, बात ये है कि ये सब ने मिल करके फिर बाद में जिस तरह से अब्बू बचाया, जिसको मैं बाकायदा एक डील और क्या वो मेडिकल एनआरओ कहता हूँ, सारी चीज़ें, ये बात तो यहाँ तक कि उनकी ठीक है, इसको ज़रा तरदीद फरमाइए इसकी। सर देखिए, मुराद सईद अब फिर वही बात कहेंगे, फिर सब लोग हंसते हैं कि पता नहीं क्या मेहनत करके आया है। जैसी मेहनत क्या नाम है भाई, वो सियासी मेहनत की बात कर रहा है। सियासी मेहनत सर, जैसी मेहनत सियासत में की जाती है, ये तो इनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत जल्दी इनको पजीराई मिल गई और ये बड़े
लकी लोग होते हैं जिनको इस मुकाम अल्लाह ताला जल्दी दे दिया जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता सर कि ये स्टांजा है क्या। अगर कोई जल्दी से कोई वर्कर लेवल पे पॉलिटिशियन बन रहा है, मिनिस्टर बन रहा है, कोई पार्टी हेड कर रहा है, उस पर भी एतराज़ आते हैं कि भाई ये कल तक तो 2% का बंदा था, ये इतने पैसे कहाँ से कमा गया। अगर कोई फैमिली पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई उसकी कुर्बानियाँ हैं, कोई उसके वालिदैन की कुर्बानियाँ हैं, इस वक्त कौन सी ऐसी पार्टी, अल्लाह ना ऐसा दिन किसी को दिखाए जिसकी वालदा शहीद हो जाए, जिसके वालिद इतने साल जेल में रहे और जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। या तो पहले ये बिल्कुल भी ना हो। आप सर शाहजहां, सर जितने भी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके वालिद साहब का, सबका आपके सामने रिकॉर्ड है कि वो लोग क्या थे, कितने लैंड ओनर्स थे, क्या थे। लेकिन ये इनका सिर्फ सर ये है कि तवज्जो हटाओ मूवमेंट है कि अब ये पार्लियामेंट में सवाल होंगे। बहस क्या था, आप उस पर जाएँ कि बहस था इकोनॉमी रिफॉर्म्स पे, हमें कैसे सही करना चाहिए। हारी परेशान, दुकानदार परेशान, बिजनेसमैन परेशान, मीडिया का बंदा परेशान, पुलिस परेशान, सब परेशान। भाई क्या इकोनॉमी को किस तरह ऊपर किया जाए, कैसे उसको ऊपर लिया जाए। और ये ज़ाती उस पर शुरू हो गए, ज़ाती अटैक से, भाई आप कैसे हो, आप डैडी बोलते हो, आप अब्बू बोलते हो। मुझे ये मैं आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट करूँगा और मीडिया को भी इस बात पर बोलना चाहिए कि नाउ दे हैव टू शो द मैच्योरिटी इन पॉलिटिक्स कि अब आपको 1.5 साल हो गया है। और एक इनका दूसरा एक अलग आप देखेंगे कि अगर कोई बुरा काम आप इनको याद दिलाएंगे कि ये आपके हुकूमत में बुरा क्यों हो रहा है, तो ये कहेंगे सर ये तो पुराना था, अभी तक वो हम इसको सही कर रहे हैं। अगर कोई गलती से कोई बाहर की रेटिंग इनकी अच्छी आ जाएगी, कह रहे हैं देख रहे हैं सर हमने 17 महीने में बिल्कुल सही कर दिया। कैसर साहब, हुजूर वाला ख्वाजा आसिफ साहब बड़े खफा से हैं, कह रहे हैं हमें इमरान खान से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं सर, लेकिन ये हुकूमत का माशरे का, हमारी सियासत का चलन नहीं है। सर्टिफिकेट तो आपने उन्हीं से लेना है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। जिस तरह से माजी में सर्टिफिकेट ना पाने पर बकरी चोरी के मुकदमात बनवा दिए जाते थे, अखलाकन जूते मार के बंद कर दिया जाता था। हुजूर वाला अब ये तब्दीली आपको भली लगे या बुरी, लेकिन बहरहाल सरे तस्लीम खम तो करना ही पड़ेगा। सर ये मुझे बताइए, एहसानुल्लाह एहसान से उनको क्यों याद आ गई? फरमा रहे हैं कि एहसानुल्लाह एहसान और राव अनवार खुले घूम रहे हैं, लेकिन सियासी क़यादत को कैद किया जा रहा है। एहसानुल्लाह एहसान ने, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, उसने तो नहीं कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया था ना, जैसा कि PTI कहती है। राव अनवार ने तो नहीं कौमी ख़जाने के साथ खिलवाड़ किया था ना, उसने तो कुछ यानी पब्लिक के बंदे यानी उड़ा दिए थे, कुछ खवास को नुकसान पहुँचाया था, कुछ और कारनामे उसके ऊपर हैं। पहले तो मैं वो पिछले सर अनफॉर्चुनेटली यहाँ ब्रेक की कॉल एक मरतबा फिर, तो मुझे तवक्कुफ की इस्तदा करनी पड़ रही है। नाजरीन एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। कैसर शेख साहब, हुजूर वाला वक्त की किल्लत है, आपके पास पूरे 1.5 मिनट हैं, शुरू हो जाइए। मेरा सवाल आप जानते हैं। जी नूरुल आरफीन, पिछले सेगमेंट में ना आपने ये कहा था कि कोई भी आपके पास नहीं आता था। हालांकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि मैंने हर बोल के प्रोग्राम में, हालांकि मैं फाइनेंस कमेटी का पिछले हुकूमत में चेयरमैन था, तो मैं हर बोल के प्रोग्राम में आता रहा। अच्छा, दूसरी बात, आपने अपने बारे में कहा कि 15,000 रुपये पे आपने शुरू किया और बड़ा क्रेडिट है आपको, इस वक्त आप बड़े टॉप के एंकर हैं। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। मेरा ख्याल था कि जब वहाँ हम बात करते थे तो ब्यूरोक्रेट हमारी बात नहीं सुनता था। मैंने कहा उस फोरम में जाऊँ, और मैंने इंडिपेंडेंट जाके चंडियोट अपने होम टाउन में इलेक्शन लड़ा, और पहली बार जब मैं इलेक्ट हुआ तो 3 साल मैंने कोई 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली, कोई अलाउंस नहीं लिया। ऐसे लोग, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स को सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के बारे में लड़ाई झगड़ा या उनका करदार के पार्टियाँ चेंज करते रहे, कोई इनकरेज भी ये भी बताएं कि कौन कौन से लोग, हर किस्म के लोग पार्लियामेंट में होते हैं। तो मैंने कोई 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। फिर मैं 3 इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े हैं। उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने, काफ लीग ने मुझे कहा, मैं इंडिपेंडेंट जीत के आया था और मेरे वोट नून लीग और पीपल पार्टी से 97 में उन टोटल से भी ज़्यादा थे, और पूरे मुल्क के इंडिपेंडेंट ग्रुप का मैं लीडर रहा। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास पंजाब की 100%
मेजॉरिटी थी, कोई एक सीट भी पीपल पार्टी ने या पीटीआई ने नहीं जीती थी। पीटीआई खुद इमरान खान साहब इलेक्शन हार गए और मेरे पास कराची तशरीफ लाए कि मैं उनकी पार्टी को पार्लियामेंट में आके उनकी पार्टी, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट था, उनको रिप्रेजेंट करूं। लेकिन बात यह है कि हर किस्म के किरदार के लोग हैं और अब जो धींग मुश्ती हो रही है ना, ये आपस में एक दूसरे से दुश्मनाम तराजी हो रही है, कोई अच्छी बात नहीं है। राइट सर, गॉट योर पॉइंट। मुझे थोड़ा सा आपको कर्टेल करना पड़ रहा है। मीडिया उन्हीं की बात, मीडिया हर एक की बात को, अच्छे हर किस्म के किरदार होते हैं ना, हर किरदार को उसके मुताबिक बताए ताकि यंगस्टर्स को नफरत ना हो जाए हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम से, राइट पॉलिटिक्स से। राइट सर। कुमैल सर ये मुझे बताइएगा, 1.5 मिनट सर, ये मुझे बताइए, इस्लामोफोबिया के खिलाफ काम करने का अहद किया गया आज पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। मीडिया के अलावा सकाफती मसाइल का भी मुकाबला करेंगे, तुर्क फिल्म इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाएंगे, तुर्की की फिल्में और ड्रामे मकामी मीडिया पर नशर किए जाएंगे जो इस्लामोफोबिया की हौसला शिकनी पर मबनी होंगे। अब ये भी सरीहन रकम का ज़िया है, इसमें किसी की दिहाड़ी लग जाए तो अलग बात है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो पीटीवी पर पुराने ज़माने हमारे ड्रामे बन चुके हैं, अगर उसी का रिवाइवल कर दिया जाता, अगर उसी को नशर मुकर्रर के तौर पर चलाया जाता और आज भी थोड़ा सा जो प्राइवेट प्रोडक्शन है उसकी जो है हौसला अफजाई की जाती, तो मेरा ख्याल है कि इतनी जहमत की भी वो नहीं पड़ती कि हम तुर्की से जाकर के ड्रामे लें और तगरल या पता नहीं मुश्किल कोई नाम हो उसको देख करके, वो तो नाम ही नहीं निकलता अपने तो मुँह से। देखिए सर, सबसे पहले तो हम सबको खराज तहसीन देनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को कि वो आ गए। जो हमारी हुकूमत ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनके साथ किया, मलेशिया कॉन्फ्रेंस में ये लोग जो नहीं गए, उस पर क्या इशू था सर? कश्मीर का इशू था। लेकिन तुर्की के सदर ने साफ साफ कह दिया कि हमें इस बात पर कोई वो तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि उनको खराज तहसीन, अगर उसकी जगह पे आप होते तो आज तो नहीं, मैं वहाँ होता ही नहीं ये बात है। या कोई होता इस हिसाब से। देखें सर, ये अब एक बातें करनी है, इससे बेहतर आप टर्की से आप ड्रामे ले रहे हो, आप उनसे कोई अच्छी चीज़ लो। इस वक्त वो हमारा इस्लामिक ब्रदर भाई है, कोई उनसे ऐसा इंस्टांस, आज आप देखें ज़राअत का क्या हाल है सर, बिजली का क्या हाल है, कोई अच्छा उनसे पावर प्रोजेक्ट ले लें, कोई आप पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए कोई चीज़ ले लें, केपीके के लिए कोई चीज़ ले लें, सिंध के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें आवाम खुश हो, कोई रिलीफ है। प्राइम मिनिस्टर आया है, ये तो हम देख रहे हैं कि जो रिलीफ की बात की, रिलीफ का एक आइडिया मेरे जहन में है मैडम, तुर्की से हम जो कुछ लें, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा राहत पाकिस्तानी अवाम को इस सूरत में हो सकती है कि हम अपने कुछ वज़रा उनको ज़बरदस्ती दे दें। मेरा ख्याल है उससे हमें काफ़ी राहत मिल जाएगी, कम से कम पार्लियामेंट में। क्या कहती हैं आप? सिर्फ वज़रा क्यों देने को, ऑपोजिशन के भी बहुत सारे दे देने को तैयार हूं मैं तो। वज़रा पे ना सिर्फ आप रहिए, आप ऑपोजिशन को, मुझे तो ऑपोजिशन के बहुत नाम देने को तैयार हूँ। बट देखिए, इन्होंने अभी मलेशिया की बात की, मेरे ख्याल में चीज़ों के ऊपर उस वक्त ऑब्जेक्ट करना चाहिए जब उस गलती को माना ना जाए। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि तैयब उर्दुगान साहब जो पाकिस्तान आए हैं, हमें उस पर खराज तहसीन उनको पेश करना चाहिए। बट हमें साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि अगर हमने एक गलती की, वज़ीर आज़म साहब ने को लगा कि उनको मलेशिया जाना चाहिए था, तो वो मलेशिया और नहीं गए, तो उसके बाद जब गए उन्होंने पब्लिकली एक दूसरे मुल्क में जाके इस बात पे इजहार किया, इस बात का कि हमसे गलती हुई है। तो जब स्टेट लेवल पे, एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे दिल को बड़ा करके बड़ापन दिखाया जाता है और अपनी गलती को माना जाता है, तो वर्ल्ड लीडर्स आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। और इस बात का वाज़िह सबूत जो है तैयब उर्दुगान साहब ने दिया है। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि हम लोगों ने अगर गलती की है तो उस गलती को कितना पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि ये आज हम यहाँ खड़े हैं और तैयब उर्दुगान साहब यहाँ आए हैं। और जहाँ तक बात है मीडिया की, देखिए कल्चरल एक्सचेंज एक अपनी जगह पे एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, इसके अंदर ह्यूमन। मैडम अनफॉर्चुनेटली मुझे वाइंड अप की कॉल दे दी गई है, बहुत माजरत। आयशा नवाज साहिबा, कैसर मशीख साहब, सैयद कुमैल हैदर शाह साहब, तमाम एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता चलूँ कि अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की जहमत उन्होंने उठा रखी, और वो भी मुझे जानते बूझते। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। नूरुल आफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।